ये 7 प्रिंसिपल यूज करके माइक मेंसन ने एक परफेक्ट 300 स्कोर अचीव किया था 1978 के मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन में। और ये उन्होंने किया हफ्ते में सिर्फ 4 बार 30 मिनट्स पर डे वर्कआउट करके। इसीलिए बहुत सारे लोग उन्हें रियल जीनियस मानते थे। बाद में माइक ने यूज किए हुए सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने इस बुक में मेंशन किए। So let's see them. First principle is identity. मसल को एक खुद की आइडेंटिटी है और उनका मानना था कि बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है और फिजियोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सब लोग सेम ही है। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजी हर एक के लिए डिफरेंट होते, मतलब अगर सबके सेल्स, ऑर्गन्स और मसल्स डिफरेंटली बिहेव करते, तो मेडिकल साइंस एग्जिस्ट नहीं कर पाता। डॉक्टर डायग्नोसिस और सर्जरीज भी नहीं कर पाते। वो मानते हैं कि हम सब में डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग गैस्ट्रिक एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं टू डाइजेस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स, बट स्टिल हम सबको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। कुछ लोगों में कम या ज्यादा मेलानिन हो सकता है, पर हम सबको सनलाइट चाहिए फॉर गेटिंग सन टैन। कुछ लोगों का IQ ज्यादा होता है कुछ लोगों से, पर सबको नॉलेज गेन करना ही पड़ता है टू थिंक एंड सर्वाइव। वो बताते हैं कि मसल को एक खुद की आइडेंटिटी है, जैसे इस यूनिवर्स में हर एक चीज को है। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर है और वो उड़ नहीं सकता। एक पंछी कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकता। मसल को अगर उसकी आइडेंटिटी है तो वो एक स्पेसिफिक वे में ही एक्ट करेगा, क्योंकि मसल ग्रोथ के लिए जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो सबके लिए सेम ही होते हैं। ये बायोकेमिकल चेंजेस ट्रिगर करने के लिए हम सबको हाई इंटेंसिटी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। इसीलिए माइक सेकंड प्रिंसिपल इंटेंसिटी बताते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो रिपीटेटिव फिजिकल टास्क करते हैं, जैसे लेबरर्स, मैराथन रनर्स, स्विमर्स। वो ज्यादा अपने मसल को इंप्रूव नहीं कर पाते। ये सारे टास्क लो इंटेंसिटी टास्क कहलाते हैं और बहुत कम मसल ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि ये सारे टास्क हमारे मैक्सिमम फिजिकल कैपेसिटी से कम में हो जाते हैं। पर जब आप वो इम्पॉसिबल 11th रेप ट्राई करते हो तो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मसल मास स्टिमुलेट करती है, ताकि जब आप वो 11th रेप नेक्स्ट टाइम करोगे तो वो आपसे इजीली हो सके। इसका एक और रीजन ये है कि ग्रोथ जो नॉर्मल लेवल से ज्यादा है उसको प्रायोरिटाइज करना बॉडी का इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अप टू फेलियर ट्रेन करें, बिकॉज इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गेन साइज एंड स्ट्रेंथ। माइक बताते हैं कि आप मसल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप हाईएस्ट इंटेंसिटी से मस्कुलर फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहे हो। नाउ वर्कआउट की इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएं? माइक ने ये 3 वेज बताए हैं। फर्स्ट, धीरे धीरे वेट को बढ़ाओ। धीरे धीरे वर्कआउट टाइम को कम करो। थर्ड, सेट को फेलियर तक लेके जाओ। बहुत सारे लोगों को लगता है वो वीक में 6 दिन घंटों हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर अकॉर्डिंग टू माइक ये हार्ड ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, लोग डिलीजेंटली ट्रेन कर रहे हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स, पर ये हार्ड ट्रेनिंग नहीं है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ब्रूटली हार्ड होती है, इसीलिए इसे ज्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। अब तुम्हें शायद ये लगेगा जो टॉप बॉडी बिल्डर होते हैं उनका वर्कआउट रूटीन ऑलमोस्ट यही होता है, पर अकॉर्डिंग टू माइक वो सारे बॉडी बिल्डर्स ने उनकी करंट स्टेट जल्दी डेवलप की होती अगर वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग स्टाइल फॉलो करते। धीरे धीरे वेट बढ़ाओ, वर्कआउट टाइम कम करो, ये सब ठीक है, पर सेट को अप टू फेलियर लेके जाना मतलब, तो देखो, एक रेपिटेशन में 3 मूवमेंट्स होती है। फर्स्ट एंड वीकेस्ट इज अ कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और पॉजिटिव, जिसमें हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड इज स्टैटिक और होल्ड, जिसमें हम ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। एंड थर्ड इज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, एक्सटेंशन, जिसमें हम मसल को फुल्ली एक्सटेंड करते हैं। इसे हम नेगेटिव भी कहते हैं। नाउ अगर कंप्लीट मस्कुलर फेलियर करना है तो सब मूवमेंट को एग्जॉस्ट करना होगा, और फिर तभी आप बोल सकोगे कि हमने फेलियर तक ट्रेन किया। अब आपको पता चल गया कि फेलियर तक सेट को कैसे लेके जाए। यहाँ से एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि फिर इसके कितने सेट करें, एंड दैट इज माइक्स थर्ड प्रिंसिपल, ड्यूरेशन। माइक बताते हैं कि सिर्फ 1 सेट ही करो अप टू फेलियर। जब भी हम कोई एक्सरसाइज जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मसल स्टिमुलेट करने के लिए उससे ज्यादा करते हैं, तब वो वेस्ट ऑफ एफर्ट ही नहीं, पर वो रिकवरी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमारी रिकवरी एबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। जब भी आप कोई सेट करते हो तो मान लो रिकवरी एबिलिटी में एक होल बन जाता है। जैसे ही आप और सेट लगाते हो तो वो होल और डीप होता है। जब आप जिम से बाहर होते हो यानी रेस्ट कर रहे होते हो, तब ये रिकवरी एबिलिटी में जो होल बना है वो भरना शुरू होता है, और मसल बिल्डिंग तब ही शुरू होगी जब आपकी रिकवरी 100% हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू माइक, अगर आप ज्यादा सेट लगाओगे तो ये होल बहुत डीप हो जाएगा और आप नेक्स्ट वर्कआउट से पहले रिकवरी नहीं कर पाओगे। अगर ये थियरी सही नहीं होती और मोर नंबर ऑफ सेट एक नेगेटिव फैक्टर नहीं होता, तो माइक कहता है कि आप 3 से 4 सेट में क्यों रुक जाते हो। अगर मोर इज बेटर ये सही है बॉडी बिल्डिंग में, देन स्टार्ट डूइंग हंड्रेड्स ऑफ सेट इन 1 सेशन।
अकॉर्डिंग टू माइक प्रिसाइज अमाउंट इज द बेस्ट, और वो प्रिसाइज अमाउंट है एक ही सेट। ओके, अब एक सेट का तो समझ में आ गया, पर ये सेट को आपको हर दिन नहीं करना है, एंड दैट इज द फोर्थ प्रिंसिपल, फ्रीक्वेंसी। माइक बताते हैं कि 2 वर्कआउट के बीच में कम से कम 4 से 5 दिन का रेस्ट पीरियड होना चाहिए। माइक मानते हैं कि ये रिकवरी प्रोसेस कुछ मिनटों में नहीं बल्कि कुछ दिनों में होती है। सबने एक चीज एक्सपीरियंस तो की होगी आफ्टर हेवी लेग वर्कआउट। समझ लो आपने फ्राइडे को एक इंटेंस लेग वर्कआउट किया, सैटरडे संडे रेस्ट करने के बाद भी हम मंडे को थोड़ा टायर्ड फील करते हैं, और ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि आपकी रिकवरी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। और आपने अगर उस दिन वर्कआउट किया तो आपकी स्ट्रेंथ शायद पिछले वर्कआउट से कम हो या फिर सेम ही रहे। मान लेते हैं कि उस दिन यानी मंडे को आपका वर्कआउट मिस हो गया और आपने मंडे के अलावा ट्यूसडे को वर्कआउट किया। क्योंकि आप ट्यूसडे को वर्कआउट कर रहे हो तो शायद आप कम फटीग फील करोगे, और क्योंकि आप कम फटीग फील करोगे तो शायद आप 5 से 10 पाउंड ज्यादा वेट के साथ ज्यादा रेप्स भी कर पाओ। पर एट दिस पॉइंट अगेन मान लेते हैं कि आपने ट्यूसडे को भी रेस्ट ही किया, आप वेंसडे को ज्यादा बेहतर फील करोगे मेंटली एंड फिजिकली। और क्योंकि इस पॉइंट पर आप फुल्ली रिकवर्ड हो तो शायद आप एक्स्ट्रा 20 पाउंड के साथ ज्यादा रेप्स भी कर पाओ। मतलब वेंसडे को आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू ट्यूसडे, और वेंसडे को आप ज्यादा मसल ग्रोथ स्टिमुलेट कर पाओगे कंपेयर टू ट्यूसडे। बहुत लोग 6 दिन पर वीक का स्प्लिट रूटीन फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि एक मसल ग्रुप एक दिन में ट्रेन करने के बाद वो दूसरा मसल दूसरे दिन ट्रेन कर सकते हैं। पर माइक अपने बुक में बताते हैं कि एक्सरसाइज का एक जनरलाइज इफेक्ट पूरे फिजिकल सिस्टम पे होता है और एक इफेक्ट लोकलाइज सिस्टम पे होता है। मतलब अगर आप कोई मसल ग्रुप ट्रेन करते हो तो उसका इफेक्ट बाकियों के रिकवरी में भी होता है। इसीलिए माइक कहते हैं कि 2 वर्कआउट्स इन अ रो इज ऑलवेज अ मिस्टेक। जब आप 6 डेज पर वीक वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो तो आप ओवरऑल सिस्टम को रेस्ट ही नहीं देते हो और इसीलिए मसल ग्रोथ स्टिमुलेट नहीं कर पाते हो। माइक बताते हैं कि जैसे आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हो वैसे आपको ट्रेनिंग कम करनी चाहिए, और मोस्ट लोग यहाँ पे ही गलती कर बैठते हैं। जैसे ही कोई प्रोग्रेस हमें दिखती है वैसे ही हम वर्कआउट सेट्स एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। According to Mike, it is the body that produces growth, but only if left undisturbed during a sufficient rest period. Fifth principle is specificity. इसमें माइक बताते हैं कि do not focus on both, that is endurance training and strength training at the same time. Actually, बॉडी में एक रेगुलेटरी एंड सेंसरी मैकेनिज्म होता है जो मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही कोई इंसान नॉर्मल मस्कुलर साइज एंड स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, सेंसरी मैकेनिज्म मसल ग्रोथ का सिग्नल देना बंद कर देता है, क्योंकि मोर मसल साइज एंड स्ट्रेंथ इज नॉट नीडेड फॉर एवरीडे लाइफस्टाइल। अगर इस रेगुलेटरी सिस्टम को हमें ट्रिगर करना होगा तो हमें नॉर्मल लेवल से ज्यादा स्ट्रेस बॉडी को देना पड़ेगा, और वो स्ट्रेस 100% मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। अब इस ग्राफ को देखो, ये नीचे टाइम है और ऊपर पावर जनरेटेड। अगर आपको 100% मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल ग्रोथ चाहिए तो आपको कम टाइम के लिए हाईएस्ट इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और अगर आपको एंड्योरेंस चाहिए तो आपको अपने वर्कआउट इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी जो मसल ग्रोथ स्टिमुलेट नहीं करेगी। तो क्या दोनों करना पॉसिबल नहीं है? माइक इस पे कहते हैं बॉडी में एक एडेप्टेशन एनर्जी होती है जो लिमिटेड होती है, और वो एडेप्टेशन एनर्जी ऐसा नहीं है कि सेपरेट 100 यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर एंड्योरेंस एंड सेपरेट 100 यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर स्ट्रेंथ। वो सिर्फ 100 यूनिट्स ही है फॉर बोथ। तो अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया तो दोनों में से आपको किसी में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें पता है मैक्सिमम मसल ग्रोथ करने के लिए 100% मसल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। उसको अचीव करने के लिए माइक ये 4 वेज बताते हैं। फर्स्ट इज सारी एक्सरसाइजेस शुड स्टार्ट फ्रॉम ए प्री स्ट्रेच पोजीशन, यानी फुल्ली एक्सटेंडेड पोजीशन। ये प्री स्ट्रेचिंग एक न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलस भेजती है, उसको मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं, और वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन अलाउ करता है। सेकंड, सारी एक्सरसाइजेस आप एक कंट्रोल मैनर में स्लोली करेंगे विथ नो सडन थ्रस्ट और जर्क्स। 4 से 6 सेकंड में आप मसल को फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करो विथ नो मोमेंटम। उसके बाद आप 2 सेकंड तक पोजीशन को होल्ड करो और लास्ट में 4 से 6 सेकंड लगाओ मसल को फुल्ली एक्सटेंड करने को। थर्ड, रेंज ऑफ मोशन आपकी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हो, क्योंकि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट करते वक्त ही होती है। फोर्थ, एक्सरसाइज करते वक्त मेक श्योर कि ऐसा वेट लो जो मसल को फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। अगर आपने बहुत कम वेट यूज किया तो कुछ ही मसल फाइबर से वो मूवमेंट होगी। अगर आपने बहुत ज्यादा वेट यूज किया तो आप शायद मसल को फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट कर ही ना पाओगे। जब आप प्रॉपर हेवी वेट जो मसल को फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट कर सके वो यूज करोगे तब मैक्सिमम मसल फाइबर उस मूवमेंट में एंगेज होंगे। सो चूज द वेट प्रॉपरली। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज अडेप्टेशन। स्ट्रेस
एक पॉइंट के बाद बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल है। जब हम धूप में ज्यादा देर तक रहते हैं देन वी गेट सन टैन। टैनिंग एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है जो हमें प्रोटेक्ट करता है सन के अल्ट्रावायलेट लाइट से। तो टैनिंग एक बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म हुआ जो बॉडी की अडेप्टेशन एनर्जी यूज करता है, और आप जितनी ज्यादा इंटेंस सनलाइट में रहोगे उतना ज्यादा टैन आप होगे। और रात में आप टैन हो जाओ ये पॉसिबल नहीं है, राइट? यानी इस केस में सनलाइट एक स्ट्रेस फैक्टर है और टैनिंग एक अडेप्टेशन। पर अगर ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा हुआ जिसे बॉडी हैंडल ही नहीं कर पाए तो टैनिंग नहीं ब्लिस्टर हो जाएंगे और वर्स्ट केस यू कैन डाई। तो पॉइंट क्या है? बॉडी स्ट्रेस को एक पॉइंट तक ही प्रॉपरली हैंडल कर सकती है, उसके बाद स्ट्रेस के इफेक्ट डेट्रीमेंटल होते हैं। वेट ट्रेनिंग भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेस ही है जिसे हम प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कआउट्स। सेवंथ प्रिंसिपल इज प्रोग्रेशन। Soreness is not a measure of progress. Increase in strength is a measure of progress. अगर आपने ये सारे प्रिंसिपल सही से फॉलो किए तो आप पहले वर्कआउट से ही प्रोग्रेस विटनेस करोगे। वर्कआउट टू वर्कआउट यू विल गेन स्ट्रेंथ एंड दैट इज इंक्रीज इन रेप्स एंड वेट और बोथ। माइक सजेस्ट करते हैं कि आप एक जर्नल में आपके वर्कआउट के डिटेल्स नोट डाउन करो। फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज कौन सी की थी, आपने वेट कितना यूज किया था और आप कितने रेप्स कर पाए। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी जानने के लिए कि आप जिम में प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। अगर आप प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हो देन दीज आर द 3 रीजंस। फर्स्ट, आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है जिससे आप स्ट्रॉन्ग एडेप्टिव रिस्पॉन्स जनरेट कर पाओ। सेकेंड, आप वर्कआउट बहुत देर तक कर रहे हो और बिटवीन वर्कआउट्स रेस्ट बहुत कम ले रहे हो। थर्ड, आपके वर्कआउट्स लो इंटेंसिटी के हैं, बहुत देर तक के हैं और एक दूसरे के क्लोज है। हियर इज द एग्जांपल हाउ यू शुड प्रोग्रेस इन जिम। मान लेते हैं कि वीक 1 में आपने 250 पाउंड पे 6 रेप्स किए और वीक 3 में 250 पाउंड पर 10 रेप्स किए। अब वेट को 5 से 10% इंक्रीज करो ताकि आपके रेप्स अगेन अराउंड 6 हो जाए। और जैसे जैसे आप स्ट्रेंथ गेन करोगे वैसे वैसे वर्कआउट को इंटेंस करते जाओ। एक्सरसाइजेस के बीच में प्रॉपर रेस्ट लो, वेट करो कि आपकी सांसें वापस नॉर्मल हो ताकि आप हर सेट पॉइंट ऑफ मस्कुलर फेल्योर तक लेके जाओ, ना कि कार्डियोवैस्कुलर फेल्योर तक। अकॉर्डिंग टू माइक, मसल मास साइक्लिकली गेन होता है और पहले स्ट्रेंथ बढ़ती है और फिर मसल मास। अगर आपको जानना है कि साकेत ने सेम प्रिंसिपल यूज करके कैसे प्रोग्रेस की है देन वॉच दिस वीडियो। आपको मैं उसी में ही मिलता हूँ।